और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। भारत का मकसद पाकिस्तान को महदूद जंग में उलझाना है। इस मकसद को काबुल अमली जामा पहना रहा है। अगर काबुल इस्लामाबाद को हदफ बनाना चाहता है तो शौक़ पूरा कर ले। काबुल भारत का चमचा है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान चमचा ना बने, इज्जतदार हमसाया बने। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो फिर जो हमारे साथ करेगा हम 50% ज़्यादा जवाब देंगे। एक एग्रीमेंट के करीब बात पहुंची पिछले 4 दिनों के अंदर, और इवन बिफोर दैट एक हफ्ता पहले भी जो बात हुई काबुल से, जब उन्होंने राब्ता किया कि हमने ये एग्री कर लिया है, तो वहाँ से इंटरवेंशन हुई कि और वो जो एग्रीमेंट था या जो भी वर्बल जो बात हुई थी वो तातुल का शिकार हो गई। बेइख्तियार लोग हैं। काबुल के अंदर जो हुकूमत है उसमें पेनिट्रेट किए हुए इंडिया ने, वो काबुल के जरिए एक प्रॉक्सी जंग जो है उसने शुरू की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। जो शिकस्त फाश उनकी हुई है, जो हजीमत उन्हें उठानी हुई है, जो जिल्लत उन्होंने उठाई है, वो किसी ना किसी तरह जो है वो काबुल के जरिए जो है उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। एक दफा नहीं 5 दफा हुआ है। जो काबुल में बैठ के लोग जो है वो तारे जो खींच रहे थे, उनका पुतली तमाशा जो है दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। पाकिस्तान को एक लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर एंगेज करना जो है वो मकसद है हिंदुस्तान का, और उस मकसद को जो अमली जामा पहना रहा है वो काबुल पहना रहा है। अगर पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर हमला किया तो फिर हमारा टारगेट इस्लामाबाद होगा। उनकी तरफ से भी अब ये आ रहा है, अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसी ने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। शौक पूरा कर लें। अगर वो इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान जो है वो कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत थी काबुल के जिम्मे। काबुल तो उनका चमचा है जो है वो हिंदुस्तान का। हम चाहते हैं कि वो चमचा ना रहे, एक इज्जतदार हमसाये की तरह हमारे साथ रहे वो, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। तो फिर जिस तरह का हमें हमारे साथ सलूक किया जाएगा, हम उसी तरह का जवाब देंगे, बल्कि उससे को 50% ज्यादा का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, फिर भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। ये चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुबाहिसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कर्जे ही काफ़ी हैं तो ये कबूल नहीं। एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला आज भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुँच सका। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को आज दिन 2 बजे मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दी थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तीफा देने के बजाय तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। अदम एतमाद के बाद वो ऐवान में अपनी हुकूमत की कामयाबियां, नाकामियां और उनकी वजूहात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर असम्बली में तब्दीली के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी के मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले चंद अहम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है, जबकि नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतही क़यादत के फैसलों का इंतजार है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने पार्टी छोड़ने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक PTI आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कानूनी टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 30 के तहत कोई भी रुकन पार्टी तब्दील करने पर नाअहली का सामना कर सकता है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी इससे कबल 4 अरकान अकमल सरगाला, रफीक नैयर, अली शान सोनी समेत दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस स्पीकर असम्बली को भिजवा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और अगर वो तहरीक अदम एतमाद में वोट डालते हैं तो उन्हें नाअहली के रेफरेंस का सामना करना पड़ सकता है। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस्राइली फ़ौज को गज़ा में दोबारा ताकतवर हमलों का हुक्म दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राइली वज़ीर आज़म ने हमास पर गज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस्राइली फ़ौज को गज़ा की पट्टी पर शदीद हमले करने का हुक्म दिया है। इस्राइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि सिक्योरिटी मुशावरत के बाद इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस्राइली फ़ौज को गज़ा पट्टी में फौरी तौर पर ताकतवर हमले करने की हिदायत की है। हमास ने इस्राइली वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, गज़ा जंगबंदी माहिदे की इस्राइली खिलाफ वर्जी के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख कर दी जाएगी।
इसराइल गजा जंगबंदी माहिदे के नफाज से अब तक उसकी 125 खिलाफ वर्जियां कर चुका है। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी से अब तक इसराइली हमलों में 94 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा है कि गाड़ी की मिल्कियत जिसके पास होगी चालान उसी के पास जाएगा और उन्हीं से हम चार्जेस लेंगे। ये मुजरिमाना गफलत है कि आपने गाड़ी बेच दी है मगर उसकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है। सिर्फ इस बुनियाद पर चालान नहीं होगा कि हुकूमत की जारी करदा नंबर प्लेट नहीं है। 1 से 1.5 साल में शहर में 12,000 कैमरे लगा लेंगे। वो यहाँ पर प्राइवेटली काम कर रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस की जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें हमें काफ़ी कोताहियाँ नज़र आ रही थी और उसके लिए फिर हमने एक कंसोर्शियम तय करने जा रहे हैं जिसमें पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ एक MOU साइन करेंगे और वो मुख्तलिफ एरियाज़ में हम ये ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहे हैं। मोटरसाइकिल के 2 किस्म के चालान हो रहे होंगे। ये जो जनरेशन हो रही होगी चालान की वो यकीनन जिसके नाम पर ओनरशिप होगी गाड़ी की यकीनन उसके पास ही जाएगा। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आपकी गाड़ी आपने बेच दी है और उसका रजिस्ट्रेशन अभी भी आपके पास है। ये सिस्टम है, ये फैंसी नंबर प्लेट है, उसको भी डिटेक्ट कर रहा होगा। गवर्नमेंट नंबर प्लेट अगर नहीं है तो इस बात पर जुर्माने नहीं लगा रहे होंगे आप? नहीं, उस पर हम जुर्माना कम अज कम नहीं लगा रहे होंगे। इनिशियली प्लान ये था कि सेफ सिटी जो कराची है उसके साथ इंटीग्रेटेड ये सिस्टम था और हर जगह ऐसे ही है। अभी फेज 1 में हम 1300 कैमरास लग रहे हैं, अभी तक काफी ऑपरेशनल हो गए। कोई 200-300 कैमरा सेफ सिटी के बाकी हैं जो कि एयरपोर्ट कॉरिडोर से रेड जोन तक वो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ सेकंड फेज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 4000 कैमरास होंगे और वो 4000 कैमरास भी सेफ सिटी के कैमरास होंगे। फिर फेज 4 होगा जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी होगा, जैसे ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, हमारा कोरंगी एरिया है, मलीर एरिया है। तो तकरीबन ये नियर अबाउट 12,000 कैमरास हम लगा लेंगे अगले 1-1.5 साल। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी खेल जारी है। अवाम के हकीकी नुमाइंदे मौजूद हैं और आज कश्मीर की सियासी क़यादत अवाम के सामने है। माजी में भी कश्मीर में मसनूई निज़ाम कायम करने की कोशिश की गई। KP हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी खेल जारी है, अवाम के हकीकी नुमाइंदे मौजूद हैं और आज कश्मीर की सियासी क़यादत अवाम के सामने है। माजी में भी कश्मीर में मसनूई निज़ाम कायम करने की कोशिश की गई। हमारे 29 अरकान असम्बली को तोड़ा गया और PTI को बतौर जमात रजिस्टर्ड नहीं किया गया। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई की सरबराही में केबल ऑपरेटर्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में कायम मकाम चेयरमैन पैमरा समेत आला हुकाम से मुलाकातें की और अपने मसाइल से आगाह किया। कायम मकाम चेयरमैन पैमरा ने अंडरग्राउंड केबल की इजाज़त दिलवाने समेत दीगर मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई ने कहा कि पाकिस्तान में YouTube पर भारतीय मवाद को भी उसी तरह ब्लॉक किया जाए जैसे पाकिस्तानी वेब प्लेटफॉर्म्स पर गैर अखलाकी मवाद को ब्लॉक किया गया। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि चेयरमैन PTI के साथ मिलकर जल्द एक मजबूत लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इजलास में कायम मकाम चेयरमैन पैमरा ने पैमरा और केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया और कहा कि कमेटी केबल ऑपरेटर्स की निशानदही पर गैर कानूनी ITP और नेटवर्क्स पर क्रैकडाउन यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर्स के मुतालबात के हल के लिए फौरी इक़दाम किए गए और केबल TV के हवाले से पुराने लाइसेंसेस के मुख्तलिफ टैरिफ ख़त्म करके सिंगल टैरिफ पर लाने के इक़दाम का अमल शुरू किया जाएगा। एलामी के मुताबिक केबल ऑपरेटर्स को अंडरग्राउंड फाइबर डालने की इजाज़त नामे लेकर देने के लिए सूबाई और वफाकी महकमों और मकामी इंतज़ामिया के साथ राबते करके केबल ऑपरेटर्स को इजाज़त दिलवाई जाएगी। मुमताज़ कॉलम निगार हुमायूं गौहर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा इस्लामाबाद में उनकी क़यामगाह पर ही आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करें। मुमताज़ कॉलम निगार हुमायूं गौहर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा इस्लामाबाद में उनकी क़यामगाह पर आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी। कराची में गुलिस्तान जौहर के इलाके पहलवान गुट के करीब खातून से डकैती करके फ़रार होने वाले मुलजिम को शारा फैसल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली मोहम्मद हाजानो के नाम से हुई। तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह।
शाहरा फैसल पुलिस की जानिब से एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है जिसको मौके पर आवाम ने पकड़ा। इल्ज़ाम यह है कि उसने खातून को असलहे के ज़ोर पे उसके साथ लूटमार की और उसके बाद में जो ही फ़रार होने लगा तो खातून ने अपनी गाड़ी से उनको हिट किया, शोर मचाया, जिसके बाद में जो वहाँ पे इलाका मकीन थे उन्होंने आके उस मुलजिम को पकड़ लिया, असलहा उसका काबू कर लिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस के हवाले किया। जब मुलजिम का पास रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता लगा कि ये एक सज़ा याफ्ता मुजरिम रह चुका है और इसकी शनाख्त मोहम्मद अली हाजानू के नाम से हुई है, जो कि तकरीबन 16 से 17 साल कबल डिस्ट्रिक्ट साउथ में खौफ की अलामत था वाइट करोला गैंग के नाम से। इस वक्त हम इसी मुलजिम के साथ हैं। जेल में आप कितना टाइम रहे? तकरीबन 16 साल 17 साल। मेरे पास मर्डर का केस था और डकैतियाँ थी सर। वो मर्डर किसका किया था? सर वो किया नहीं था, वो मेरे पास झूठा केस था। अच्छा जी सर। और चलो झूठा केस भी बनाया था, क्या बनाया था, किसका मर्डर किया था? सर वो ख्वाजा सरा का डाला था सर। आपका 16-17 साल पहले वाइट करोला गैंग के नाम से आपका आप और एक आपका साथी होता था, वो दोनों वारदातें करते थे। आप पर इल्ज़ामात थे कि आपने मुबैना तौर पे ख़वातीन को रेप किया है, ज़्यादती का निशाना बनाया है। डकैती की थी मैंने, कोई रेप मेरे ऊपर कोई ऐसा केस भी नहीं था। लेकिन उस वक्त की जो आपसे गुफ्तगू हुई थी तो उस वक्त आपने कहा था कि हाँ मैंने ये किया है, माफ़ी मांगता हूँ, पाँव धो के नहीं पीऊँगा, ये आपके अल्फाज थे उस वक्त के? नहीं सर मुझे याद नहीं है सर। लेकिन आपने उस पूरे मीडिया को इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि हाँ मैं, चलो मर्डर भी तुम कहते हो, जो तुमने क्या कुछ भी तुमने गुनाह नहीं किया था? नहीं सर गुनाह किया था मैंने। कि फिर ये क्या किया भाई? बस सर ये भी मेरे से गलती हो गई है। गलती हुई है? जी सर, गुनाह कह ले। ये मुलजिम है, इनका यही कहना है कि इन्होंने ये वारदात की और गलती हो गई, आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। यही बात तकरीबन 16-17 साल पहले भी कही थी, इनको उम्र कैद हुई और उसके बाद में आज फिर इन्होंने यही इक़दाम किया है और अब इसके ऊपर बकौल इनके कि इनसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। जी। नौशहर फिरोज पुलिस पीपल्स पार्टी के MNA जुल्फ़िकार अली के घर डकैती करने वाले 4 मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार ना कर सकी। मुसल्ला डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ MNA के अहले खाना को कई घंटे यरगमाल बनाकर लूटमार की थी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुसल्ला डाकू मुबैना तौर पर ज़ेवरात, नकदी और कीमती सामान के अलावा जाते हुए MNA की डबल कैबिन गाड़ी भी साथ ले गए थे। बाद में यह गाड़ी मोरू बाईपास से मिल गई। 19 अक्टूबर को डेंगू के मरीज बेटे को सिविल अस्पताल लाया गया, मगर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक इलाज ना हुआ। बेटा जान से चला गया। MS सिविल अस्पताल रजिस्ट्रार और ड्यूटी डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हैदराबाद में डेंगू से जाँ बहक होने वाले नौजवान के वालिद ने एडिशनल सेशन जज की अदालत से रुजू कर लिया। MS डॉक्टर अली अकबर ने अदालत को बताया डेंगू मरीजों के रश के बायस बेड दस्तियाब नहीं थे। अदालत ने पुलिस को वालिद का बयान रिकॉर्ड करने और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की मदद से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया। UK इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इश्तराक से कसीरुल इंसानी निज़ाम तालीम में ज़बान की पॉलिसी के कमज़ोर पहलू के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा कि राबते और तालीम के हुसूल में ज़बान की अपनी अहमियत है, मगर किसी और ज़बान में महारत हासिल करना तरक्की की ज़मानत नहीं हो सकता। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से राना जावेद। लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं UK इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत ज़बान की अहमियत से मुतालिक सेमिनार और पैनल डिस्कशन में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह और समाजी रहनुमा शहजाद राय समेत दीगर माहिरीन तालीम ने शिरकत की। सरदार शाह ने अपने खिताब में बताया कि मादरी ज़बान की अहमियत पर दूरबीन और ज़िंदगी ट्रस्ट के साथ मिलकर तकरीबात की। वो समझते हैं कि किसी और ज़बान में महारत हासिल करना एक इजाफी काबिलियत तो हो सकती है, मगर ये तरक्की की ज़मानत नहीं है। माँ बोली जो है वो दुनिया में साबित हुआ है कि वो तरक्की की ज़ामिन हुई है। जैसे आप चाइना का मिसाल लें, आप जापानीज़ का मिसाल लें, आप दुनिया के कई ममालिक है, कोरिया, ताइवान, उन्होंने जो तरक्की की है वो अपनी मदर टंग में की है, वो साइंस की ज़ुबान बनाया है उन्होंने। हम अपने बच्चे को पहले अपनी ज़ुबान नहीं बचाएंगे, उसमें नहीं सिखाएंगे तो वो साइंस की ज़ुबान कैसे बनेगी। समाजी शख्सियत शहजाद रॉय ने कहा कि तालीम के फ़रोग के लिए ज़बान की अहमियत सबसे ज़्यादा है। घर पे अगर सिंधी या पंजाबी बोलते हैं, स्कूल जाके उर्दू बोलते हैं, ख़त हम लिखते हैं नौकरी हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी में, फिर अरबी में दुआ करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। सो अच्छी बात है लैंग्वेज सीखना, बट पहले कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अपनी ज़बान में होगी। इसलिए दूरबीन और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये रिसर्च की और इसकी फाइंडिंग्स यही आई हैं, और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ये हैं कि स्कूल में और घर के अंदर जो ज़बानें बोली जाती हैं उसकी बच्चे की लर्निंग पे क्या
फ़र्क पड़ता है। तो इसकी फाइंडिंग्स पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सेमिनार में शरीक तालीमी माहिरीन का कहना था कि मादरी ज़बान में तालीम सबसे बेहतरीन तरीका है, ताहम हर ज़बान में न तो इतना काम किया गया है और न ही इतनी गुंजाइश है कि वो दुनिया के जदीद उलूम का अहाता कर सके। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा जमीका से टकरा गया। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक कैटेगरी 5 के इस खतरनाक तूफान के बायस 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। शदीद बारिशें हो रही हैं, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफान से अब तक 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 3 का ताल्लुक जमैका, 3 का हेटी और 1 का डोमिनिशिया रिपब्लिक से है। जमैका के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो कैटेगरी 5 के तूफान को बर्दाश्त कर सके। कोयटा के शहरियों के लिए यह दिलकश नज़ारा काबिल-ए-दीद था। राशिद सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। वादिये कोयटा के उफक पर सुबह सादी के वक्त मगरिब की सिमत आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता बादलों का हाला देखा गया, जो तकरीबन 6:20 पर गायब हो गया। ये दिलकश मंजर नोशकी, दालबंदीन और बुस्तान के मगरबी इलाकों में भी देखा गया। शहरियों ने इस नायाब मंजर को खुशगवार हैरत से कैमरे में महफूज कर लिया। मैंने एक नज़ारा सुबह देखा फजर के वक्त, एक बिल्कुल अलग किस्म का नज़ारा था। ये यूनिवर्सल फिल्मों में होता है, अक्सर जोग्राफियों में। इसमें रोशनी भी थी, एक खूबसूरत लाइटिंग जैसा नज़ारा था। तो मैंने ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा नहीं देखा था कोयटा में। तो फजर की नमाज के टाइम पे बहुत आसमान पे बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आया, जो शायद ही हमारी ज़िंदगी में या आने वाली ज़िंदगी में भी देखा जाए। कुदरत का एक करिश्मा था बस। अगर उसी वक्त सूरज की किरणें उनमें से गुजरे तो रोशनी रंगों में बढ़ जाती है। ऐसे बादल लेंटिकुलर क्लाउड्स कहलाते हैं, जो सूरज की पोजीशन बदलने पर जल्द गायब हो जाते हैं, ताहम देखने वालों के जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची ज़िला कोरंगी में वज़ीर दाखिला सिंध ने नए थाने का इफ्तिताह कर दिया। बताया पब्लिक पुलिसिंग सिंध हुकूमत की तरजीह है। नए अवामी कॉलोनी थाने में शहरियों के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। कराची जिला कोरंगी में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने नए अवामी थाने का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि पब्लिक पुलिसिंग सिंध हुकूमत की तरजीह है। बीइंग ए होम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि हम बेस्ट से बेस्ट पुलिसिंग इस टाइम पर हमारे अफसरान कर रहे हैं और मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा और इनकी दिलजोई भी करूँगा, क्योंकि जो हालात कराची के रहे हैं और उसके बाद अगर हम अपर सिंध में जाएं तो वहाँ पर जो हालात रहे हैं उनको देखते हुए हमारे पुलिस ऑफिसर ने अपने जान की कुर्बानियाँ भी दी हैं। कंप्लेनेंट के लिए एक फैसिलिटेशन डेस्क बनाई गई है कि ताकि कंप्लेनेंट आए और अपना केस के बारे में पूछ सके। IG सिंध ने बताया कि सिंध भर में 31 थाने बनाए, अगले मरहले में जदीद हुदूद पर आरास्ता मजीद 40 थाने बनाएंगे। सर, मेरा बिलीफ है कि जब आप कहीं पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा इक़दाम करें। आप छोटे छोटे इंटरवेंशंस करते जाएं, आपको फ़र्क नज़र आएगा। बेशक आप सर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में देखें, हमने छोटे छोटे इंटरवेंशंस किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच आपकी बड़ा एफिशिएंटली काम कर रही है। नए तामीर होने वाले थाने में खवातीन डेस्क, पब्लिक कंप्लेंट डेस्क और ऑनलाइन टोकन के हुसूल की सहूलत भी रखी गई है। अवामी कॉलोनी थाने के इफ्तिताह के मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक थीं। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान ने महकमा मवासलात की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पीपल्स पार्टी के अरकान ने CCD की कार्रवाइयों पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि CCD की कारकर्दगी अगर इतनी ही अच्छी है तो उसकी कार्रवाइयों का दायरा कार कच्चे के इलाकों तक फैलाया जाए। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ओवरटेकिंग बिल 2025 समेत 6 बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। आज़म मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वक्फा सवालात में हुकूमती अरकान ने महकमा मवासलात के जवाबात पर एतराज़ात उठा दिए। एहसन रजा और सईद अकबर नवानी समेत बाज़ दीगर हुकूमती अरकान का कहना था कि महकमे की जानिब से खानापुरी के लिए मामूल के जवाबात जमा कराए जा रहे हैं। ताहम वज़ीर मवासलात सुहेब भर्त ने कहा कि वो खुद पूरे सूबे में तरक्याती मनसूबों को मॉनिटर करते हैं। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि ऐवान में गलत बयानी से काम लेना नहायत संगीन अमल होगा। क्यों नहीं
गवर्नमेंट का कोई यहाँ नुमाइंदा है जो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करे, आपने इस हाउस की नुमाइंदगी करनी है, गवर्नमेंट की नहीं करनी। वो बताए कि हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। CNW डिपार्टमेंट में आए हैं, जो भी मेरी तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है या दी जाती है या मसले मसाइल इनके हमारे पास आते हैं, वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट। पीपल्स पार्टी के अरकान मुमताज़ चांग और शाजिया आबिद ने CCD ऑपरेशंस पर सवालात उठा दिए। उनका कहना था कि CCD की कारकर्दगी इतनी ही बेहतर है तो उसे कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि जी जिनकी दुश्मनियां हों वो वेपन ना रखें, वो दुबई चले जाएं। अफसोस की सर बात है कि हम सियासी लोग हैं, हमारी सियासत में भी दुश्मनियां बनती हैं, हमारी हल्के के अवाम के लिए भी बनती हैं। क्या हम अपने हल्के छोड़ के सर हम दुबई में बैठेंगे? ऐवान ने हुकूमती रुकन अहमद इकबाल चौधरी की जानिब से आइन के आर्टिकल 140A को मजबूत बनाने के हवाले से पेश करदा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। हुकूमती रुकन शगुफ्ता फैसल ने वज़ीर आला मरियम नवाज की सालगिरह पर मुबारकबाद दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। लसबेला में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक रोज़ा लसबेला यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में किताब मेला, फूड गाला, मुबाहिसा, मुशायरा, गुलकारी मुकाबला, मुसव्विरी मुकाबला समेत दीगर प्रोग्राम शामिल थे। लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मरीन साइंसेज ओथल में फेस्टिवल मुनक़िद हुआ। फेस्टिवल में लसबेला की सकाफत, रिवायात और मकामी टैलेंट को उजागर किया गया। DC लसबेला हुमैरा बलूच का कहना था कि फेस्टिवल वो मौका होता है जहाँ तालीम, सकाफत, फ़नून, खेल और तुलबा की तख्लीकी सलाहियतें एक जगह जमा हो जाती हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। साबिक कप्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक कई सवालात उठा दिए। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर दिए गए, उन्हें A से B कैटेगरी में क्यों भेजा गया, क्या कैटेगरी में तनज़ुली की वजह परफॉर्मेंस है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान बोर्ड से पूछे गए सवालों के जवाब मिलने के बाद दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। 29 प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अब तक साइन नहीं किए। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चंद सवालात पूछे हैं, जिनके जवाब मिलने पर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक रिजवान का सवाल है कि खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर दिए गए, उन्हें A से B कैटेगरी में क्यों भेजा गया, क्या कैटेगरी में तनज़ुली की वजह परफॉर्मेंस है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शफाफियत का तरीक़ेकार क्या है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान की जानिब से उठाए गए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया। A कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं, जबकि मोहम्मद रिजवान समेत 10 खिलाड़ियों को B कैटेगरी में रखा गया है। इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने नाइटहुड अवार्ड वसूल कर लिया। एंडरसन को इस साल अप्रैल में इस एजाज के लिए नामजद किया गया था। 43 साल के जेम्स एंडरसन ने विंडसर कैसल में रॉयल शहजादी से नाइटहुड अवार्ड वसूल किया। साबिक फास्ट बॉलर को इस साल अप्रैल में इंग्लैंड के साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने नामजद किया था। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सर जेम्स एंडरसन कहलाएंगे। जेम्स एंडरसन ने 22 साल इंटरनेशनल कैरियर में 188 टेस्ट में 704 विकेटें हासिल की। श्रीलंका के ऑफिसर मुरलीधरन 800 और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न 708 विकेटों के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं। जेम्स एंडरसन ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। सऊदी अरब में 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जमीन से 350 मीटर बुलंद स्टेडियम बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक नियॉन स्टेडियम कहलाया जाने वाला ये दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम होगा, जो जमीन से 350 मीटर बुलंद होगा। इसमें 46,000 तमाशाइयों की बैटिंग गुंजाइश होगी। 2034 में सऊदी अरब में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के चंद मैचेस इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसकी तामीर का काम 2027 में शुरू होगा। ये स्टेडियम 2032 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने 8 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट साउथ में यूथ डेवलपमेंट सेंटर कायम कर दिया है।
वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्त महर ने नए सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर में शतरंज, टाइकोंडो, स्नूकर और मार्शल आर्ट की क्लासेस होंगी। यूथ डेवलपमेंट सेंटर 8 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इस मौके पर सेक्रेटरी खेल मुनव्वर अली, चीफ इंजीनियर असलम महर, DSO फरीद अली और दीगर अफराद मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खेल सरदार बख्त महर ने बताया कि नेशनल गेम के हवाले से अहम इजलास 3 नवंबर को वज़ीर आला सिंध की सदारत में होगा। उन्होंने बतौर सदर सिंध ओलंपिक्स नेशनल गेम्स के बजट के इख्तियारात जनरल सेक्रेटरी को मुंतकिल कर दिए हैं।